बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू केम V9 चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। आज हमारा लेसन नंबर 5 है। इससे पहले 4 लेसन्स हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो लेसन्स अटेंड नहीं किए तो पहले आप 4 लेसन्स वो अटेंड कर लें ताकि आपके लिए इजी हो नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू रखना। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे टॉपिक्स जो हैं वो हमारी एवरेज एटॉमिक मास है, एम्पिरिकल फार्मूला है एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अच्छे से आप लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास में एवरेज एटॉमिक मास के बारे में भी, एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में भी और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में भी। तो थोड़ी हाव ना हो तो सबको है। तो आज हम थोड़ा सा इसको और डिस्कस कर लेते हैं और हमारा आज का इजी सा लेसन होगा क्योंकि ऑलमोस्ट ये हमें पहले से ही आता है। अच्छा जी, पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि वाई एटॉमिक मैसेज है फ्रैक्शनल वैल्यूज़। वाई एटॉमिक मैसेज है फ्रैक्शनल वैल्यूज़। जब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की तो हमारे माइंड में क्या आता है जी? एटॉमिक मास क्या होता है? सम ऑफ होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इक्वेशन हमने अगर आपको हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में, कि ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास को, इक्वल होता है Z प्लस N। Z जो है हमारा एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक नंबर हमारा क्या शो कर रहा होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो Z यहाँ पे क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और N यहाँ पे क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास तो हमारा है जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। मीन्स अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में एडअप कर दें तो हमारा एटॉमिक मास आ जाता है। लेकिन अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में हम मोस्टली जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटॉमिक मासेस होते हैं वो तो होते हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज़। जैसे क्लोरीन का हम 35.5 होता है, ऑक्सीजन का 15.99 होता है और नियॉन का 20.18। ये तो मैंने कुछ के लिए हैं। मोस्टली जितने भी एटॉमिक मैसेज मेंशन है पीरियोडिक टेबल में मोस्टली के होते हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज़। अगर ये एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है तो ये फ्रैक्शन वैल्यूज़ क्यों हैं? आज हम यही बात सीखेंगे कि ये फ्रैक्शन वैल्यूज़ में एटॉमिक मैसेज क्यों होते हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे कि एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला से किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम कंपाउंड्स को। नियॉन के केस को हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आपकी बुक में इस केस को डिस्कस किया गया है। इस केस को नियॉन के केस की तरह ही आप बाकी केसेस को भी डिस्कस कर सकते हो। नियॉन के होते हैं जी जो आइसोटोप्स होते हैं नियॉन के एटम के, वो होते हैं 3। नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22। इसका मतलब है कि ये क्यों डिफरेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो सकते हैं, इस वजह से ये क्या है? डिफरेंट हैं। अब ये तो हो गए जी एटॉमिक मैसेज। अब एटॉमिक मास जो डिस्कस किया हुआ है, जो मेंशन किया हुआ है पीरियोडिक टेबल में, वो है 20.818 पीरियोडिक टेबल में। लेकिन अगर हम इसके आइसोटोप्स देखें तो आइसोटोप्स एक 20 है, एक 21 है, एक 22 है। तो इनमें से किसी भी आइसोटोप का मास 20.118 नहीं है। तो फिर ये 20.118 कहाँ से आया? इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जी एक मास स्पेक्ट्रम दिखाया आपको। इस मास स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग यहाँ आपको हमने पहले पढ़ चुके हैं कि हम वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं? अबेंडेंस। तो ये 10, 20, 40% ये क्या शो कर रही है? अबेंडेंस। और हम एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे होते हैं? एटॉमिक मास। मास स्पेक्ट्रम जो है नियॉन का, वो हमें ये बताता है कि जो नियॉन 20 है वो है ऑलमोस्ट 92.92, ऑलमोस्ट इतना है नियॉन 20। और ये जो नियॉन 21 है वो है 0.25% और नियॉन 22 जो है वो है 8.82%। जब ये सारा इतने हैं तो अब देखें अबंडेंस में भी कोई वैल्यू हमें 20.18 की नहीं मिलती। तो इस तरह से जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होंगी एटॉमिक मैसेज की, आप उनके अगर आइसोटोप्स देखेंगे और उनके अबंडेंस देखेंगे तो आपको वहाँ कोई भी वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो कि मेंशन है पीरियोडिक टेबल में। तो ये वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये हम आज डिस्कस करेंगे। मीन्स कि ये अगर नियॉन के लिए 20 पॉइंट, अब क्वेश्चन तो हमारे माइंड में यही है कि अगर नियॉन का
20.1 18 है एटॉमिक मास, तो ये कौन सी वैल्यू, क्योंकि ना तो ये रिलेटिव अबेंडेंस है और ना ही ये आपके एटॉमिक मास जो आइसोटोपिक एटॉमिक मास है। जब एक एलिमेंटल फॉर्म में तीनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, नियॉन 20 भी, 21 भी, 22 भी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि एलिमेंटल फॉर्म में जो सबसे ज़्यादा अबेंडेंट है वो नियॉन 20 है, उसी एलिमेंटल फॉर्म में नियॉन की जो उससे कम है वो है आपकी 22, और फिर आपकी जो सबसे कम है वो है 21। अगर कोई ऐसा केस हो जिसमें हमारे पास 2 से 3 या 3 से 4 वैल्यूज़ आ रही हो, तो हम उनके लिए क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एवरेज जी। तो हम एटॉमिक मैसेज के लिए भी क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन्स जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एक से ज़्यादा आइसोटोप्स हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना होगा, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना होगा, ताकि हम इजीली स्टडी कर सकें, ताकि हम इजी हमारे एटॉमिक मैसेज में डिफरेंस की वजह से हमारी कैलकुलेशंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जी एवरेज एटॉमिक मास नियॉन का हमने पढ़ लिया कि नियॉन 20 जो है वो 90.92% है, नियॉन 21 0.26 है, और नियॉन 22 जो है वो 8.82% है। अब ये इतनी परसेंट में हैं, तो इस तरह से हमें ये कैसे पता चलेगा कि अब हम कौन सी वैल्यू किस तरह से एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, एवरेज एटॉमिक मास में एक तो हमने लेना होता है जो उसका एटॉमिक मास है, जैसे नियॉन 20 है तो हमने क्या ले लिया 20। अब वो कितना अबंडेंट है, मीन 20 कितना अबंडेंट है, अगर हम कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में हम नियॉन को लेते हैं तो उसमें जो सबसे अबंडेंट है वो 20 है, लेकिन उसकी अबंडेंस कितनी है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 90.92 ऑलमोस्ट इतनी है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, दोनों को क्या करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई, मीन्स जो एटॉमिक मास है और उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है। अच्छा जी, अबेंडेंस के बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हम किसको मीन्स एवरेज में हमने करना तो सम अप होता है, लेकिन एवरेज जब भी हम किसी चीज़ जो 3 या 4 डिजिट हो हमारे पास कोई नंबर्स हो, तो हम क्या जब एवरेज निकालते हैं तो हम करते तो हम प्लस और डिवाइडेड बाय 100 ही करते हैं, लेकिन हम प्लस करके उनके नंबर्स पे डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं, एक तो हमारे पास अबंडेंस है, मीन्स उस एलिमेंटल फॉर्म में कोई ज़्यादा अबंडेंट है कोई कम अबंडेंट है, तो पहले हमने उसकी अबंडेंस के साथ ही उसको मल्टीप्लाई भी करवाना है, और फिर हमने 100 से डिवाइड करवा के उसको कैलकुलेट करना है एवरेज एटॉमिक मास जो है। अब किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 20 मल्टीप्लाई उसकी अबंडेंस प्लस आपका 21 नियॉन 21 है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे उसकी अबंडेंस को, देन प्लस नियॉन 22 मीन्स उसका जो एटॉमिक में 20 उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे उसकी अबंडेंस से, मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्योंकि ये वाली वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास किस फॉर्म में थी, ये सारी वैल्यूज़ किस फॉर्म में है, हमारे परसेंटेज की फॉर्म में। तो कोई वैल्यू जब परसेंटेज की फॉर्म में हो तो उसको अगर परसेंटेज की वैल्यू फॉर्म को ख़त्म करना हो तो हम किससे डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो हम इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाने के बाद प्लस करवा के किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, 100 से डिवाइड करवा देंगे। जब 100 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 20.18। तो ये क्या है, नियॉन का एटॉमिक मास जो कि मेंशन है पीरियोडिक टेबल में। तो इसका मतलब है फ्रैक्शन वैल्यूज़ क्यों हैं पीरियोडिक टेबल में, जितने भी एटॉमिक मास हैं वो फ्रैक्शंस में क्यों होते हैं, क्योंकि जिन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ आइसोटोप ज़्यादा होते हैं तो उन एलिमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, पहले उनकी अबंडेंस चेक करते हैं कि उन आइसोटोप्स में कौन कितना अबंडेंट है, फिर जितनी अबंडेंस फाइंड आउट करने के बाद जितना एटॉमिक मास बनता है उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं हम उसके अबंडेंस से। सबको इस तरह से मल्टीप्लाई करवाने के बाद फिर हम उन सबको एडअप करवा के 100 पे डिवाइड कर देते हैं, तो फिर हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास आ जाता है। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो मेंशन्ड है वो कौन सा मास है, एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट है जी एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड। कोई भी किसी भी कंपाउंड का हम एनालिसिस करते हैं तो वो 2 टाइप्स का होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव हमें क्वालिटी बताता है, क्वालिटी मतलब कोई चीज़ कितनी है, अगर किसी भी कंपाउंड की हम क्वालिटी देखते हैं, अगर वाटर है तो उसकी क्वालिटी देखते हैं, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें क्या बताएगा कि इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ग्लूकोज हमें क्या बताएगा कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हमें बताएगा, कार्बन और ऑक्सीजन है। मीन्स हमें आइडेंटिटी दे दे कि हर एलिमेंट की आइडेंटिटी
प्रॉपर्टी दे दे कि इस ये एलिमेंट है, अगर ये इसे हम क्या कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। अगर हम किसी भी कंपाउंड का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें क्या बताता है, हर एलिमेंट की परसेंटेज, हर एलिमेंट की रेशियो मीन्स कौन कितना है वो हमें बताता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो कैसे हमें पता चलेगा, जैसे अगर ग्लूकोज है तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें क्या बताएगा, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, वाटर है तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड का जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो 2 टाइप्स का होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। नेक्स्ट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में हम क्वांटिटेटिव को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव में अगर हम परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहते हैं एक एलिमेंट की किसी भी कंपाउंड में, तो हमारे लिए एक फॉर्मूला है जो आपको नज़र आ रहा होगा। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट में हमने करना क्या होता है, सिंपल सी दो सी चीज़ें होती हैं। एक तो हमें पता हो कि उस एलिमेंट का मैस कितना है, आप मीन्स जो आपका जो कंपाउंड है उसमें वो जो एटॉमिक मैस है उस एलिमेंट का वो कितना है, और ओवरऑल आपको कंपाउंड का मैस पता होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें बताएं तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। तो आपके पास एक एग्जांपल है, कहते हैं कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन H2O2। H2O2 क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन भी 2 टाइम्स है। अगर हमें इनका टोटल मैस फाइंड आउट करना हो तो हम इजी कर सकते हैं। 2 टाइम्स हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का वैसे भी 1 होता है, 2 टाइम्स है तो 2 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 2 टाइम्स कितने हो जाएंगे 30, और ओवरऑल कितना हो जाएगा 30, 16 2 टाइम्स 32 और प्लस 2 आपका आ जाएगा 34 ग्राम। तो फॉर्मूला मैस H2O2 का ओवरऑल कितना है 34 ग्राम। अगर हम परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहते हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए हमें हाइड्रोजन का मैस पुट करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का मैस कितना है H2O2 में 2 टाइम्स है, हाइड्रोजन तो 2 है, और ओवरऑल कितना फॉर्मूला मैस हमने कैलकुलेट किया है 34, और इसको 100 से डिवाइड करवा देंगे तो ये 5.88 सम इतनी वैल्यू परसेंटेज में आपके पास आ जाएगी। अगर हम परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितने टाइम्स है H2O2 में 2 टाइम्स है, और एक टाइम ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो 16 मल्टीप्लाई 2 ये कितना हो जाएगा 32, और उसको ओवरऑल से डिवाइड करवा देंगे 34 से, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से, तो ये कितना आ जाएगा 94% अबाउट इतनी परसेंटेज आ जाएगी। अब इन परसेंटेज का मतलब ये है कि अगर हम H2O2 मीन्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसको अगर हम 100 ग्राम लेते हैं तो उस 100 ग्राम में 5.8% जो होगा वो आपका हाइड्रोजन होगा, और 94% जो आपकी होगी वो आपकी क्या होगी ऑक्सीजन होगी H2O2 में। नेक्स्ट है हमारा जी फार्मूला क्या होता है, एक्चुअली फार्मूला कम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स होता है, और वो सिंबल्स किस चीज़ के होते हैं, वो सिंबल्स होते हैं हमारे एलिमेंट्स के, और वो एलिमेंट्स किस में तो कंपाउंड में। जैसे वाटर है, वाटर कंप्लीट लिखने के बजाय हम क्या लिख देते हैं H2O। H क्या है, सिंबल है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन क्या है, सिंबल है O क्या है, ऑक्सीजन का सिंबल है। तो इस तरह से कोई भी फार्मूला क्या होता है केमिकल कम्बिनेशन होता है ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। और ये हमें हेल्प आउट किस तरह से करता है, मीन्स अगर किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला हम लिखते हैं तो हमें क्या बेनिफिट है, हम पूरा नेम, अगर हम पूरा नेम लिखते हैं तो एक्चुअली पूरा नेम हम उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होता है जितना है कि हमें फॉर्मूला दे रहा होता है। जैसे अगर हम इस ग्लूकोज के फॉर्मूले को देखें तो ये हमें कंप्लीट ग्लूकोज लिखें तो ग्लूकोज हमें बस ये वर्ड बता रहा है ग्लूकोज, लेकिन इसका फॉर्मूला लिखें तो हमें इसे पूरा फॉर्मूला हमें बता रहा है, कार्बन है तो कितने हैं, हाइड्रोजन है तो कितने हैं, ऑक्सीजन है तो कितने हैं, कौन कौन ग्लूकोज में इन्वॉल्व है। तो इस तरह से हमें एक तो अंडरस्टैंड करना। अब हम पूरा नाम नहीं लिख सकते कि 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो उसके लिए हम क्या लिख लेते हैं, उनके उन एलिमेंट्स के सिंबल्स लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमें आसानी होती है, हम अपने मॉलिक्यूल्स अपने केमिकल्स को समझने के लिए, उनके स्ट्रक्चर या उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनको समझने के लिए आसानी होती है, इक्वेशंस लिखने के लिए आसानी होती है, और फिर हम बार बार पूरे नेम्स हमें मेंशन नहीं करने पड़ते, तो उसके लिए भी हमें आसानी रहती है। जो फार्मूला की 2 टाइप्स होते हैं मोस्टली डिस्कस होती हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। इससे डिफरेंट टाइप्स भी हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, लेकिन हम
फिलहाल जो मेन डिस्कस कर रहे हैं मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि जो हमें एक्चुअल वैल्यू दे, जैसे ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है। अगर तो कोई भी कंपाउंड हमें एक्चुअल, किसी भी कंपाउंड का फार्मूला हमें एक्चुअल वैल्यू बता दे कि इतने कार्बन है, इतने ऑक्सीजन है, इतनी हाइड्रोजन है, तो वो अगर जो भी है कोई भी फार्मूला जो भी है वो अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है तो वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन अगर कोई फार्मूला, अगर ऐसा फार्मूला जो हमें सिंपलेस्ट होल रेशियो बता रहा हो, जो हमें सिर्फ इतना बता रहा हो, अच्छा जी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अगर इनकी रेशियो चेक किए जाए तो ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन 1 टाइम रेशियो में है और हाइड्रोजन इसमें 2 टाइम रेशियो में है, तो जो हमें रेशियो बताए, सिंपलेस्ट रेशियो बताए, उसे हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, और एम्पिरिकल फार्मूला हमें क्या बताता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। सिंपलेस्ट जो हमारी रेशियो है वो हमें बताता है एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा जी, इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है जी एक्चुअल मॉलिक्यूल। सारी ही बात है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो इसलिए हम किस लिए यूज़ करते हैं, अगर हमने किसी की एक्चुअल रेशियो बतानी हो, एक्चुअल मॉलिक्यूल को बताना हो कि वाकई में उसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अगर वाटर है तो उसमें H2 है, H2 ही है, और ऑक्सीजन एक ही है, तो ये मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल जो फार्मूला है वो हमें फार्मूला यूनिट बताता है, मीन्स एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं बताता, हमें सिर्फ इतनी चीज़ बताता है कि ये इन्वॉल्व है, लेकिन हमें ये नहीं बताता कि कौन कितने टाइम्स इन्वॉल्व है। सिंपलेस्ट हमें रेशो बता देता है। नेक्स्ट है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला शो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स मीन जो जितने टाइम इन्वॉल्व है उसको उतने टाइम ही बताता है। जिससे कि हमारा फार्मूला, कोई भी फार्मूला जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कम गैस है, ये जो भी है, तो अगर हम इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज देखें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, तो इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज देखें तो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाते हैं। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला को देखें तो हमें इससे क्या पता चलती है, सिंपल रेशो। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला के बेनिफिट ये है कि हम इसको दोनों के लिए यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर भी के लिए भी और आयोनिक कंपाउंड्स के लिए भी। आयोनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, वो कंपाउंड जिसमें आयोनिक बॉन्ड होता है। और आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, वो बॉन्ड दैट इज फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनमें क्या होता है कि एक स्पीशी पूरा अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है, दूसरा उसको गेन करती है, तो वो क्या होते हैं, आयोनिक बॉन्ड। तो वो कंपाउंड जिसमें आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। अब ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है, एक तो हमें आयोनिक कंपाउंड्स को भी शो कर सकते हैं इससे, और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को भी शो कर सकते हैं। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो फार्मूला यूनिट से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म से रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड में ऐसा नहीं होता कि मॉलिक्यूल सेपरेटली रिवॉल्व नहीं कर रहे होते, फिक्स पोजीशन पे होते हैं। और हर जो आपका आयन होता है वो अपोजिटली चार्ज आयन से सराउंड किया होता है। मीन्स अगर कोई पॉजिटिव, आयोनिक में यही होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स होते हैं, तो पॉजिटिव वाला जो आयन है उसके इर्द गिर्द सारे नेगेटिव आयन्स होते हैं, और जो नेगेटिव होता है उसके इर्द गिर्द सारे पॉजिटिव आयन्स होते हैं। तो इसलिए आयोनिक कंपाउंड्स में हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे होते कि अगर जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, तो इसमें सोडियम कितने क्लोरीन से इन्वॉल्व है, मीन्स हम सिंपलेस्ट बता रहे हैं कि सोडियम और क्लोरीन इन्वॉल्व हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स हम एम्पिरिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं और मॉलिक्यूलर से नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि मॉलिक्यूल ने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बतानी होती है, और आयोनिक में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स नहीं होते। उसमें क्या होते हैं, आयन्स होते हैं जिन्होंने अपोजिटली सराउंड किया हुआ होता है एक दूसरे को। तो इसलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए सूटेबल है, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला से हम आयोनिक कंपाउंड्स भी और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी डोनेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो हम उसको एम्पिरिकल फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल है एन एम्पिरिकल फार्मूला। मीन्स हमने पहले पढ़ा था एम्पिरिकल फार्मूला क्या होती है, सिंपलेस्ट रेशियो होती है। तो एम्पिरिकल फार्मूला में जितनी भी रेशियो है वो क्या है, कॉमन जो आ सकती है, जैसे 6, 12, 6। अगर हम ये दोनों सबकी रेशियो फाइंड करें तो 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, 1 to 1 की रेशियो है। तो 1
1 to 1 की रेशियो से मीन्स इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं। ये सब में 6 कॉमन आ सकता है, तो 6 क्या है हमारा n नंबर। तो हमारा n नंबर वेरी करता है 1 2 3 4 5 कोई भी n नंबर हो सकता है, जितना हमने उनमें से कॉमन लिया होगा उसको अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारा क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जो एम्पिरिकल फार्मूला इसको हम किस तरह से कैन बी ऑब्टेन बाय केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस के बाद हमें पता चलता है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा किसी कंपाउंड का। तो नेक्स्ट है जी हमारा, हाँ जी, कुछ एग्जांपल्स हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला में कन्वर्ट करना है। वाटर क्या है, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, तो इट मीन्स कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। लेकिन इन दोनों में सिंपलेस्ट रेशियो तो यही है 2:1 की, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मीन इन दोनों में से कोई भी हम मजीद कॉमन नहीं ले सकते कोई भी वैल्यू। तो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला एज इट इज़ क्या होगा, H2O ही होगा। अब है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में H2 है, O2 है। अब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इनको हम सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हैं, मीन्स 2 इसके पास भी है, इसके पास 2 1 2 2 1 2 इसमें कॉमन आ सकता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, HO। इसी तरह से बेंजीन है, बेंजीन क्या है, C6H6। बेंजीन को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 6 है, ये 6 है, इन दोनों में से कॉमन आ सकता है 6 6। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का क्या होगा, CH। और इसी तरह से अब क्या है, ग्लूकोज C6H12O6। इन सब में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 इनमें से सब में से 6 कॉमन आ सकता है। जब 6 कॉमन आ सकता है तो इसका फॉर्मूला क्या बना, CH2O। अब है NaCl and SiO2। अब ये जो NaCl और SiO2 है इंपीरिकल फार्मूला तो इनका दिया है, अब इनका हमने फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो क्या इनका कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सकता है, इनका क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सकता है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख चुके हैं तो आपने बताना है कि NaCl और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। ये इनका एम्पिरिकल फार्मूला तो दिया, सॉरी एम्पिरिकल फार्मूला तो हमने दिया हुआ है NaCl और SiO2। एम्पिरिकल फार्मूला है, आपने इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है, NaCl का भी और SiO2 का भी। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी, आपने ज़रूर बताना है NaCl और Si2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। क्या यही इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है या इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या इनका कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, इसके लिए आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट ज़रूर करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट इससे रिलेटेड मीन जो आज हमने पढ़ा है एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको वेट ना करना पड़े। थैंक यू सो मच, फ़ी अमानिल्लाह।